Yes. Good morning, 10th class हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। देखिए बेटा, कल मैंने स्टार्ट किया था बायो का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है जैव प्रक्रम, मीन्स लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम क्या है, इससे संबंधित विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं के बारे में आपसे कल बात की कि जीवों के शरीर में होने वाली जितनी भी आवश्यक क्रियाएं हैं जो जीवों के लिए जरूरी है, वो सभी प्रक्रियाओं को सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम कहते हैं। इस जैव प्रक्रम के अंदर प्रमुख रूप से 3 क्रियाएं होती है कि प्रत्येक जीव को कार्य करने के लिए, जीवन जीने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। ऊर्जा का यदि हम देखें रॉ मटेरियल है, कच्चा पदार्थ, यानी वो भोजन है। क्या है? भोजन। यानी भोजन से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और जीवों में जो भोजन की प्रक्रिया है वो पोषण कहलाती है। तो जैव प्रक्रम का पहला टॉपिक जैसे हमने बात की पोषण। पोषण करने के बाद उसका पाचन होना आवश्यक है, उसका ऑक्सीकरण होना आवश्यक है, उसके ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक है ऑक्सीजन। तो शरीर में ऑक्सीजन का प्रवेश, CO2 का निष्कासन, यह प्रक्रिया श्वसन के अंतर्गत आती है। ठीक है, आपने पोषण लिया, श्वसन हुआ, उसके बाद यानी जो भोजन किया है, भोजन के ऑक्सीकरण के बाद यानी शरीर के अंदर उपचय अपचयन दोनों क्रिया होती है, उपापचय क्रिया होती है। उपापचय क्रिया के द्वारा विभिन्न प्रकार के हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। उन पदार्थों को शरीर से निकालना आवश्यक होता है। उस प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। यहां तक हमारी कल बात हो गई थी। ठीक है, आज मैं उस टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं। आज आपसे मैं बात करूंगा सबसे पहले कि पोषण क्या है और पोषण कितने प्रकार से हम पढ़ते हैं। तो देखिए बेटा, ये पोषण है और पोषण को ही कहते हैं न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं पोषण को? न्यूट्रिशन। ठीक है, तो जब हम टहलते हैं, साइकिल चलाते हैं या कोई कार्य करते हैं तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उस कार्य में हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। उस ऊर्जा के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की। तो मैं ये कहूंगा कि जीवों में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। ठीक है, हम जब कोई भी ऐसा क्रियाकलाप नहीं करते हैं तब भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी हमारे शरीर में यानी मेंटेनेंस करने के लिए, अनुरक्षण कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा बात करूं तो वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण आदि में हमें बाहर से भी पदार्थों की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा का स्रोत तथा पदार्थ जो हम खाते हैं वह भोजन है। तो पोषण सबसे पहला टॉपिक है। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो कि पोषण 2 प्रकार से होता है। अब मैं पोषण केवल पादप की, जंतु की बात नहीं कर रहा। पादपों में पोषण होता है। पादप भी अपना अनुरक्षण कार्य करने के लिए, अपनी सजीवता बनाए रखने के लिए, अपने विभिन्न कार्यों को करने के लिए उनको भी ऊर्जा चाहिए और यह ऊर्जा उन्हें भी पोषण से ही प्राप्त होती है। तो जैसे जीव में हम बात करें पादप और जंतु की, इसी प्रकार हम पोषण को भी 2 प्रकार से पढ़ेंगे। पोषण
इसका पहला पार्ट है स्वपोषी और दूसरा पार्ट है परपोषी या विषमपोषी, क्योंकि परपोषी विषमपोषी में आ जाता है। ठीक है, तो यहां एक क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन है कि सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। तो ध्यान दो, सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है और इन जीवों में भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी के अंदर आते हैं, तथा बहुत सारे जीव ऐसे जो अपना भोजन नहीं बनाते, किसी और पर डिपेंड होते हैं, वो विषमपोषी के अंदर आते हैं, मीन्स वो परपोषी भी कहलाते हैं। तो यहां यदि हम बात करें, देखो सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की समान आवश्यकता समान है। सभी जीवों में ऊर्जा और पदार्थ की सामान्य आवश्यकता समान है, लेकिन इसकी आपूर्ति भिन्न भिन्न विधियों से होती है। सभी जीव एक प्रकार से भोजन ग्रहण नहीं करते, लेकिन इसकी आपूर्ति भिन्न भिन्न विधियों से होती है। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में सरल पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ये जीव क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। क्या कहलाएंगे ये जीव? स्वपोषी कहलाते हैं, जिनमें सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु है। तो देखो, ये तो पादपों की बात है कि विभिन्न प्रकार के जो पादप हैं वो अपने भोजन के लिए कार्बन के जो मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा जल, इस पर आधारित है। तो मीन्स यह बात है कि सजीव भोजन प्राप्त कैसे करते हैं। तो सजीव भोजन प्राप्त करते हैं, तो सजीव की हम बात करें तो प्लांट एंड एनिमल यानी पादप और जंतु, अब दोनों को भोजन की आवश्यकता है। दोनों में भोजन को ग्रहण करने की यानी प्रक्रिया भी अलग है दोनों सजीव, लेकिन दोनों में भोजन प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग है। जबकि पादप और जंतु दोनों के जो भोजन के अवयव हैं वो कार्बन के ही अणु हैं, वो कार्बन से आधारित है, क्योंकि जो भी भोजन होगा निश्चित है वो कार्बन का ही अवयव होगा। तो यदि हम बात करें तो पोषण, सजीवों में जो पोषण है वो दो प्रकार से होता है। स्वपोषी और दूसरा होता है विषमपोषी। नाम से ही पता है, स्वपोषी जो अपना पोषण मीन्स अपना जो भोजन है वो स्वयं बनाते हैं, और दूसरा विषमपोषी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते लेकिन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। क्योंकि हमने विषमपोषी में देखो, विषमपोषी में कई प्रकार होते हैं। कुछ मृतपोषी होते हैं, कुछ परपोषी होते हैं, कुछ सहजीवी होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के यदि हम बात करें तो विषमपोषी को हम कई प्रकार से डिवाइड करते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो जीव पाए जाते हैं इस प्रकृति में, उनकी भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया अलग अलग है। मैं इस चैप्टर में आपको अमीबा से लेकर मानव तक के पोषण की बात करूंगा। पादपों में पोषण कैसे होता है इसकी भी मैं बात करूंगा। ठीक है, तो पोषण दो प्रकार से होता है, स्वपोषी और विषमपोषी। तो यदि मैं बात करूं केवल स्वपोषी की, स्वपोषी जो पोषण है ये केवल पादप मीन्स जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। तो पादपों के अंदर जो पत्तियां पाई जाती है, पत्तियों में हरित लवक होता है। हरित लवक के अंदर आपने पढ़ा होगा बेटा, हरित लवक क्या होता है?
हरित लवक की संरचना कैसी होती है, हरित लवक की खोज किसने की, ठीक है, हरित लवक के अंदर भोजन बनता कहाँ है, उसके अंदर पार्ट कौन कौन से हैं, आपने नाम सुना होगा, ग्रेना, ग्रेनम, थाइलेकोइड्स, पीठिका, पटलिका, ये सब हरित लवक के पार्ट हैं। और हरित लवक एक दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है, ठीक है। ऐसे नहीं आप हरित लवक नाम सुन लिया पहचान के हरे रंग की संरचना है, बिल्कुल गलत। जब तक आप उसके अंदर की बात नहीं जानेंगे हरित लवक है क्या, केवल नाम जानने से नहीं होगा कि पत्ती के अंदर हरित लवक में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल भी बेटा आगे आप पढ़ोगे, क्लोरोफिल के भी प्रकार हैं। हाँ, क्लोरोफिल का भी रासायनिक सूत्र होता है, कैरोटीन का होता है, जैंथोफिल, तो आगे विभिन्न प्रकार, जैसे आप पढ़ते जाओगे ऐसी आपकी चीजें जटिल होती जाएंगी, ठीक है। तो ये मान लीजिए पादप में कुछ पादप ऐसे जिनमें पत्तियां होती ही नहीं है, तो वो प्रकाश संश्लेषण कैसे करते होंगे। कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनमें पत्तियों का रंग हरा नहीं होता, तो वो प्रकाश संश्लेषण कैसे करते होंगे। तो ये सब बातें भी आगे आपको टॉपिक वाइज में बताऊंगा। तो स्वपोषी के अंदर यानी जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो वो प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण है। यहां मैं बात कर रहा हूं स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब अपना भोजन स्वयं बनाते तो उनके लिए आवश्यक है क्या, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, और पादप का जो भाग है हरित लवक, तो क्लोरोफिल के अंदर यानी हरित लवक के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इसी प्रकार बात करूं मैं जंतुओं की, जो जंतु अधिकतर जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं पोषण में। जंतु जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं और इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना आवश्यक है, उनको डिसोसिएट करना या उनको तोड़ना आवश्यक है कि जो भी जंतु जटिल कार्बनिक पदार्थ ग्रहण करता है उनका ऑक्सीकरण सरल पदार्थ में कर दिया जाता है। अब उन पदार्थों का सरलीकरण करने के लिए विभिन्न प्रकार के जैव उत्प्रेरक या एंजाइम की आवश्यकता होती है। यानी जो भी हमने ग्रहण किया है, आपने ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज, यानी जो भी आपने शुगर ली है, देखो शुगर यानी मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड विभिन्न प्रकार की होती है। हम ग्लूकोज का यूज करते हैं, शर्करा का करते हैं, सुक्रोज करते हैं, लैक्टोज करते हैं। इन सब का जो यानी पाचन है एंजाइम के द्वारा होता है, और ये एंजाइम जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं, ठीक है। तो ये एंजाइम्स में कुछ आपको बात करूंगा पाचन के अंदर कि कुछ है, जैसे माल्टेज, लैक्टेज, ग्लूकेज, न्यूक्लिएज, ये सब एंजाइम्स है जिनके नाम के अंत में एज आता है। केवल आमाशय में जो एंजाइम है रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इनको छोड़, इनमें एज नहीं आता। बाकी अधिकांश एमाइलेज से लेकर के और छोटी आंत, अग्नाशय रस, इनमें पाए जाने वाले सभी एंजाइमों के नाम के अंत में यानी सफिक्स के रूप में, अनुलग्न के रूप में एज होता है। ये सब जैव उत्प्रेरक होते हैं, ठीक है। तो विषमपोषी जंतुओं में जो जटिल पदार्थ ग्रहण होता है, तो उस जटिल पदार्थ का सरलीकरण करने के लिए एंजाइम या जैव उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। लेकिन विषमपोषी है क्या, एक लाइन सुन लो। जैसे आपने स्वपोषी में कहा कि स्वपोषी वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। जैसे हरे पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं। दूसरा विषमपोषी, ऐसे जीव जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने भोजन के लिए स्वपोषी या अन्य जीवों पर निर्भर हैं, वो विषमपोषी कहलाते हैं, ठीक है। मैं आगे चलता हूं। तो बात कर रहा था मैं, पोषण दो प्रकार से होता है, स्वपोषी और विषमपोषी, ठीक है। सबसे पहले बात करूंगा मैं स्वपोषी पोषण।
नाम से ही पता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आपके सामने डायग्राम दिख रहा है बेटा, डायग्राम किसका है? कोई जंतु तो है नहीं, ये जंतु नहीं, ये पत्ती है, किसी पादप की पत्ती, रंग भी हरा दिखा रखा है। अब पत्ती का भी ये कटा हुआ भाग है, जो पत्ती होती है यानी उसका भी ये कटा हुआ भाग है। ठीक है, ये जो बीच में पत्ती में गुजरती है, ये इसको कहते हैं, ये जो गुजरती है बीच में पत्ती में, इसे मध्य सिरा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मध्य सिरा। ठीक है, ये जो पूरा होता है इसको कहते हैं पर्णफलक। क्या कहते हैं? पर्णफलक। और इस मध्य सिरा से जो शाखाएं पतली पतली निकलती है उन्हें शिरा या शिरीकाएं कहते हैं। आप किसी पत्ती को लेना, नीम की पत्ती आसानी से मिल जाएगी आपको। नीम की जो पत्ती है वो एक प्रकार की द्विबीज पत्री है। देखो बेटा, हम पत्तियों से, हम जड़ से, हाँ, और हम बीज से विभिन्न प्रकार के पादपों को पहचान लेते हैं कि वो एक बीज पत्री है या द्विबीज पत्री। केवल पादप की पत्ती से भी हम पहचान सकते हैं। अब आपको मैं बताऊं, आप एक पत्ती गेहूं की लो, एक सरसों की लो, एक बाजरे की लो, एक जौ की लो, एक मक्के की लो, ले ली आपने, और ध्यान से देखना कि आपने जो पत्ती ली है, जैसे ये पत्ती ली आपने, इसके अंदर मान लो अंदर की जो शिराएं हैं वो समांतर होती है तो वो एक बीज पत्री है। समांतर होती है, अंदर की जितनी भी लाइन है वो आपस में एक दूसरे को काटे नहीं कहीं भी, वो सब एक बीज पत्री है। आप गेहूं की देख लो, जौ की देख लो, बाजरे की देख लो, ज्वार की देख लो, गन्ने की देखो, ठीक है, ये सब एक बीज पत्री है। और आप देखना चाहे खजूर की देख लो, ये सब एक बीज पत्री है। द्विबीज पत्री में क्या होता है कि पत्ती के अंदर शिराओं का जाल होता है, यानी जालिकाबद्ध शिरा विन्यास बना लेती है। वो शिराओं का जो विन्यास है, विन्यास का मतलब होता है क्रम, वो जाल के रूप में होता है, वो सब द्विबीज पत्री है। हम जड़ से भी पहचान लेते हैं। जड़, सरसों को उपाड़ना, चने का उपाड़ना, गेहूं का उपाड़ना, और इनकी जड़ का अध्ययन करना। जड़ मान लीजिए एक लंबी यानी मूसला मूल जा रही है और उसमें से शाखाएं छट रही है, वो द्विबीज पत्री है। और यदि मान लो प्रत्येक ही जड़ यानी जहां पादप का आधारी भाग है वहीं से तंतु निकल रहे हैं तो अपस्थानिक है, वो एक बीज पत्री है, जकड़ा मूल तंत्र। ठीक है, यहां मैं आपसे स्वपोषी पोषण की बात कर रहा हूं। 10वीं क्लास के अंदर आपको ज्यादा डिटेल नहीं समझाया जाता, फिर भी मैं थोड़ी और बात करूंगा। इस पत्ती की, ये जो पत्ती है इसका अनुप्रस्थ काट काटा है इस तरह, ये इतना सा आगे कटा हुआ। अनुप्रस्थ काट का मतलब होता है टीएस। देखो बेटा, जैसे मान लो ये, इसको मैं यो काटूंगा, ये टीएस कहलाता है, यो काटूंगा एलएस कहलाता है। ट्रांसवर्स सेक्शन, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन। तो ट्रांसवर्स की बात कर रहा हूं कि पत्ती का यहां पर अनुप्रस्थ काट बताऊं आपको। एक पत्ती का अनुप्रस्थ काट काट के देखा तो बेटा ये चित्र ऊपर का अलग है, नीचे का अलग है, ध्यान देना। ये चित्र यहां से यहां तक पत्ती है, इसके बाद ये पूरा अंदर का अलग है, और वो भी पत्ती की ऊपरी सतह से निचली सतह तक। पत्ती की एक सतह चिकनी होती है, दूसरी खुरदरी होती है, उसकी बात करूंगा क्योंकि रंध्रों की संख्या उसी पर निर्भर है। ठीक है, तो यहां केवल मैं बात करूं पहले स्वपोषी, कि स्वपोषी जीव की देखो कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण की यानी पूर्ति के लिए जरूरी है। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में लेकर परिवर्तित कर देता है। अब इन पदार्थों में हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, हमें डिटेल नहीं जाना, हमें नकल नहीं करनी, समझने के बाद अपने शब्दों में लिखा करो आंसर को। आप नकल करके पढ़ोगे, लिखोगे, ज्यादा यानी वो सीमित रहेगा। यदि पढ़ने के बाद अपने विचारों को आप शेयर करते हैं वो असीमित होता है। दिमाग में नए नए शब्द आते हैं, रटोगे फिक्स शब्द है। ठीक है,
तो यहां आप इसको पढ़ लिया। पढ़ने के बाद भी सार यही निकलेगा कि पादप की जो पत्तियां हैं वो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग कच्ची सामग्री के रूप में करते हैं, और ये पदार्थ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उत्पाद में बदल जाते हैं। और वो उत्पाद क्या है? पादपों का भोजन। पादपों का भोजन, ठीक है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग होने के बाद ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन निकलती है और ऊर्जा बनती है। तो ऊर्जा का उपयोग पादप अपने अनुरक्षण कार्य में करते हैं। अनुरक्षण कहते हैं मेंटेनेंस, और हर चीज का मेंटेनेंस होता है। मेंटेनेंस तो देखो सजीवों का भी है, निर्जीवों का भी है। मेंटेनेंस मतलब अनुरक्षण। आज मान लीजिए मेरी बॉडी है, तो क्या बॉडी की सेल्स स्थायी है? नहीं, रोजाना बहुत सारी सेल्स डैमेज होती है, ब्रेक डाउन होती है, और उनका मेंटेनेंस होता है। उसके मेंटेनेंस के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। उस एनर्जी के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए, मीन्स पोषण। पोषण के बाद श्वसन जरूरी, श्वसन के बाद उत्सर्जन जरूरी, और ये सब प्रक्रिया होने के बाद जब एनर्जी हो बॉडी में, तब जनन जरूरी। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना अस्तित्व रखने के लिए, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन करता है, ताकि उसका अस्तित्व बना रहे। ऐसा प्रत्येक जीव में होता है। प्रत्येक जीव चाहता है कि पृथ्वी पर मेरी संख्या सबसे ज्यादा हो। लेकिन इस बढ़ते यानी दौर में हम देखें आज के टाइम में, तो प्रत्येक चाहता है कि मेरा परिवार सीमित हो। अब ये नहीं, कोई नहीं चाहता भीड़ इकट्ठी हो। क्यों? ये आप महसूस करोगे, आप समझोगे। परिवार जितना छोटा होगा उतना सुखी होगा। लेकिन इतना छोटा भी नहीं हो कि पड़ोसी लठ दे के भगा दे। वो भी ध्यान रखने वाली बात है, ये भी समझने वाली बात है। पड़ोस का भी रेशो देखना पड़ेगा, उन्हें कोई टिकने नहीं देगा कहीं भी। इसलिए अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए वो सब भी जरूरी है। समाज को भी संगठित रहना होता है। और ऐसा हम ही नहीं, आप बगीचे में जाओ, आप बगीचों में भी क्या पेड़ों की संख्या बढ़ रही है? क्यों? ऐसा प्रत्येक जीव चाहता है कि मेरी संख्या ज्यादा बढ़े, और होना भी चाहिए, ठीक है। तो यहां मैं बात कर रहा था आपसे कि ये जो पादप की पत्ती है, पत्ती का कटा हुआ भाग है, जब पत्ती के कटे हुए भाग की हम संरचना देखें, ऊपरी सतह, निचली सतह, इन सतहों को हम बाह्य त्वचा, मध्य त्वचा, अंत्य त्वचा, यानी इनकी परत होती है। इन परतों के नीचे, यानी बात करें क्यूटिकल, आपने नाम 9th में भी सुना होगा। इसके अंदर पाई जाती वायु कोशिकाएं, वायु कोश, यानी हरित लवक के अंदर वायु के कोश पाए जाते हैं, जिन्हें अंतराकोशिक स्थान कहते हैं। इसके अंदर जो क्लोरोफिल होता है, हरित लवक होता है, हरित लवक में भी वायु कोश पाए जाते हैं। मृदुतक कोशिकाओं के अंदर वायु कोश पाए जाते हैं, जिन्हें एरेनकाइमा कहते हैं। मृदुतक को पेरेनकाइमा कहते हैं, लेकिन उसके अंदर यदि वायु कोश पाए जाते हैं उसे एरेनकाइमा कहते हैं, ठीक है। तो यहां देखिए, जो आप देख पा रहे हैं, ये एक तरह से पत्ती की संरचना है। ये देखिएगा, इस संरचना में देखो, ये चित्र यहां से यहां तक, ये जो परत है क्यूटिकल, ठीक है, पूरी परत, ये सबसे ऊपरी परत है, एपिडर्मिस कहते हैं इसको, त्वचा। अब इसके बाद जो ये कोशिकाएं दिख रही है, ये कोशिकाएं सब ये हरित लवक है, ठीक है। और इनके अंदर जो खाली स्थान दिख रहे हैं, ये खाली स्थान क्या है? वायु कोश, एयर सैक कहते हैं इनको, या वायु कोश, ये लिखा हुआ है, वायु कोश कहते हैं। इनके अंदर देखिएगा, जो ये सी सेल्स दिखती है ना, ये द्वार कोशिकाएं, मीन्स यहां पर पत्तियों में रंध्र पाई जाती है। जब पत्तियों की सतह पर रंध्र है, रंध्र मतलब वहां पर द्वार कोशिकाएं पाई जाती है, जिन्हें गार्ड सेल कहते हैं, ठीक है। और ये इसकी निचली सतह है। तो ऊपरी सतह और निचली सतह में परतों में अंतर है। बाकी ऊपरी त्वचा, मध्य त्वचा, अंत्य त्वचा इस भागों में बटी होती है। फिर यहां इसके अंदर ज्यादा विस्तार नहीं है, आपको केवल एक सरल कोशिका दी हुई है।
ऊपरी परत, निचली परत, अंदर हरित लवक की कोशिकाएं, ये वायु कोश है, ये द्वार कोशिकाएं। ये एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट है, क्या कहेंगे इसको? टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन। समझने वाली बात यह है कि स्वयंपोषी के अंदर जो ये क्रिया होती है, देखो ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये जल है। ये दोनों यहां पर एक तरह से रॉ मेटीरियल है, कच्चे पदार्थ है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यानी क्लोरोफिल के अंदर ये जो पदार्थ है ग्लूकोज में बदल जाते हैं। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। मंड इसी का रूप है। ग्लूकोज में से जल का एक अणु अपघटित हो जाए तो ये मंड में कन्वर्ट हो जाता है। मंड मतलब स्टार्च। इसका सूत्र होता है C6H12O6 और मंड का होता है C6H10O5। ठीक है, यहां मेन ध्यान रखना है कि इसमें ऑक्सीजन निकलती है। देखो क्या निकलती है? ऑक्सीजन। यानी जो प्रकाश संश्लेषण है वो श्वसन की विपरीत क्रिया होगी। जैसे यहां पर हम CO2 H2O लेके क्रिया करा रहे, ग्लूकोज बन रहा है, ऑक्सीजन निकल रही है, ठीक है। लेकिन जब हम श्वसन पढ़ते हैं तो श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कराना पड़ता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन साइन ऑफ एरो और बनेगा क्या? CO2 + H2O। तो इसी रिएक्शन को यदि उल्टा कर दें तो वो श्वसन हो जाता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन इधर लो, CO2 H2 इधर आ जाएगा, प्लस ATP ऊर्जा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वो क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ये क्रिया कहां हो रही है? हरित लवक में। ठीक है, तो आज के वीडियो में आपसे मैं यहां तक बात करूंगा स्वयंपोषी। इसके बाद आपसे बात करूंगा विषमपोषी। विषमपोषी में अमीबा कैसे भोजन प्राप्त करता है, पैरामीशियम कैसे भोजन प्राप्त करता है, फिर मनुष्य की बात करूंगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।